फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी कि इंडियन एयरफोर्स की जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट उनके फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है ये पूरी कंट्री की जो मिलिट्री पावर है उसको अफेक्ट करती है। तो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होगा तो जो ट्रूप्स और लॉजिस्टिक मोबिलाइजेशन है वो काफ़ी तेज़ी से हो सकेगा, जैसा कि हमने लद्दाख में देखा। साथ में नेशनल डिजास्टर या फिर पेंडेमिक के समय ज़रूरी संसाधनों को एक से दूसरी जगह समय पर पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो जिस तरह की हमारे देश की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सिविल यूसेज भी इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के अंतर्गत हमने ये डिस्कस किया था कि जो C-17 ग्लोबमास्टर 3 है वो कितना बेहतरीन इस रोल में फिट होता है, और जब से इसको ख़रीदा गया है इसका पूरा इस्तेमाल किया गया है। तो इसने इंडियन एयरफोर्स की जो ट्रांसपोर्टेशन क्षमता है उसमें काफ़ी बड़ा सुधार किया है। साथ ही साथ हमने इस बात पर भी दुख जताया था कि इसके खाली 11 ही नंबर लिए गए, जबकि ये नंबर 20 से 25 तक होने चाहिए थे। बाकी बात करते हुए हमने IL-76 की बात करी, उसकी पुअर सर्विसेबिलिटी की बात करी, जहां पर हमने ये बताया कि IL-76 की जो सर्विसेबिलिटी है वो खाली 38% थी CAG की रिपोर्ट के हिसाब से, और जो उसके अपग्रेड 2015 में प्रपोज किए गए थे वो अभी तक पेंडिंग है। तो IL-76MD जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है उसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी 48 टन के आसपास की है, वहीं पर C-17 ग्लोबमास्टर की 70 टन के आसपास की है। तो ये जो IL-76 है ये T-72 टैंक्स को ट्रांसफ़र करने में सक्षम है। वहीं पर बात करें C-17 ग्लोबमास्टर की तो वो T-90s को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। बाकी हमने बात IL-476 की भी करी थी जो कि 60 टन को कैरी करने में सक्षम है, और फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स अपने IL-76 को IL-476 के स्टैंडर्ड पे अपग्रेड कर सकती है। साथ में और भी IL-476 ले सकती है क्योंकि और भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपके हैवी कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए जो कि आपके टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को काफ़ी बड़े नंबर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक हैवी है जहाँ पर C-17 और IL-76 आते हैं, दूसरे लाइट कैटेगरी के हैं जिसमें AN-32 और HS-748 एवरो एयरक्राफ्ट आते हैं। तो ये जो लाइट कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये मैक्सिमम 7 टन के आसपास का जो पेलोड है उसको कैरी करने में सक्षम है। बाकी मीडियम कैटेगरी में C-130, J-30 सुपर हरकुलिस को भी यूज़ किया जाता है जो कि 20 टन के आसपास कैरी करने में सक्षम है, और करीबन 11 के नंबर में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा AN-32 काफ़ी बड़े नंबर में ऑपरेट किए जाते हैं, ये 100 के ऊपर है, और फ्यूचर में इनको एयरबस के C-295 से रिप्लेस किया जा सकता है जिसकी कैरिंग कैपेसिटी भी 7 टन के आसपास की है। तो इंडियन एयरफोर्स का जो फोकस है वो 2 टाइप के एयरक्राफ्ट में ही रहा है, या तो हैवी या तो लाइट। जो मीडियम कैटेगरी का हरक्यूलिस है वो 20 टन के आसपास का पेलोड कैरी कर सकता है, तो आप उसे लोअर मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट मेनली स्पेशल ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो मीडियम कैटेगरी के कार्गो एयरक्राफ्ट हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, और वो जो सेक्शन है वो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट से ऑलमोस्ट खाली है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बदलती हुई रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस स्पॉट पे कोई एयरक्राफ्ट लिया जा सकता है फ्यूचर में, या फिर उसे कंसीडर करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए जो इंडियन आर्मी है वो अपने T-90s और T-72 टैंक्स पे रिलाई करती है जो कि मीडियम कैटेगरी के टैंक्स हैं और 40 से 55 टन क्लास कैटेगरी में आते हैं। तो इनको यूज़ करने के बाद इंडियन आर्मी द्वारा पाया गया कि हायर एल्टीट्यूड में जो इनकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होती है, जिसकी वजह से जो मनोवरेबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो अब इंडियन आर्मी लाइट टैंक को कंसिडर कर रही है, और कुछ दिन पहले ही एक RFI की न्यूज़ आई थी जिसमें 25 टन क्लास कैटेगरी के लाइट टैंक की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडियन आर्मी द्वारा देखी जा रही है। यानी कि इसकी बहुत अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में लाइट टैंक्स को डिप्लॉय किया जाए इंडियन आर्मी द्वारा और उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़े हायर एल्टीट्यूड पे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, जो कि 30 से लेकर 50 टन का पेलोड कैरी करने में सक्षम है और लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो फॉर्चुनेटली इस कैटेगरी में ऐसे कई एयरक्राफ्ट हैं जो कि इतना वेट कैरी कर सकते हैं और दौलत बेग ओल्डी जैसे कच्चे एयरफील्ड में लैंड भी कर सकते हैं।
तो DBO एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एयरफील्ड है इंडिया के लिए, और अगर आप वहाँ पर लाइट टैंक्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। तो ये एक ऐसी फील्ड आ रही है जिस पे ऑप्शन कंसीडर करना चाहिए इंडियन एयरफोर्स को, क्योंकि फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है। तो इस कैटेगरी में मेनली 2 एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं, जिसमें पहला आपका एयरबस का A400M एटलस है और दूसरा एंटोनोव का AN70 है। तो अगर आप एक और मिसलेनियस ऑप्शन को कंसीडर करें तो वो जापानीज कवासाकी C2 है। हम इसको बेबी ग्लोबमास्टर भी रेफर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एयरबस के A400M से। तो ये जो AN70 है वो इससे 10 टन ज़्यादा पेलोड कैरी करने में सक्षम है, यानी कि 47 टन्स। तो उसमें करीबन 300 ट्रूप्स आ सकते हैं या फिर 206 स्ट्रेचर केसेस। वहीं पर उस एयरक्राफ्ट की रेंज की बात करें तो वो 30 टन 5000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ले जा सकता है और 20 टन 7400 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे ले जाने में सक्षम है। तो एयरबस A400 के कंपैरिजन में ये ज़्यादा पेलोड भी कैरी कर सकता है और ज़्यादा डिस्टेंस पर भी ले जा सकता है। साथ में 30 टन के पेलोड के साथ ये 600 मीटर के ही डिस्टेंस पर टेक ऑफ कर सकता है, और वहीं पर इस पेलोड को आप 35 टन कर दें तो ये 915 मीटर के डिस्टेंस पर टेक ऑफ करने में सक्षम है। तो हर मामले में ये एयरबस A400 से बेटर एयरक्राफ्ट है, और प्राइस के मामले में भी ये 30% सस्ता पड़ता है एयरबस A400 से। तो एयरबस A400 द्वारा टर्बो प्रॉप इंजन्स को यूज़ किया जाता है, वहीं पर AN70 प्रॉप फैन को यूज़ करते हैं, जहाँ पर परफॉर्मेंस तो बेटर मिल जाती है पर नॉइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो AN70 हर मामले में एयरबस A400M से बेटर है। लास्टली हम डिस्कस कर लेते हैं अपने बेबी ग्लोबमास्टर को, यानी कि कवासाकी C2 को। तो इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 37 टन्स की है, और उसके साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आप इसको पूरे पेलोड के साथ टेक ऑफ कराएंगे तो इसको 2300 मीटर का रनवे चाहिए। तो इसको आप हर जगह से ऑपरेट नहीं कर सकते जैसा कि आप AN70 या फिर एयरबस A400M को कर सकते हैं। पर इसकी जो रेंज है 20 टन पेलोड के साथ वो 7600 किलोमीटर की है, जो कि ज़्यादा है। साथ में 30 टन के साथ ये 5700 किलोमीटर की है। तो रेंज आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल जाती है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये जो तीनों एयरक्राफ्ट हैं ये प्रोडक्शन में है और ऑर्डर करने पर इनको डिलीवर किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर AN70 निकल कर आ रहा है, पर उसके जो इंजन्स हैं वो यूक्रेनियन हैं। अब वो कितने रिलायबल हैं ये देखने वाली बात होगी, वरना परफॉर्मेंस नंबर जो हैं वो एयरबस A400M से बेहतर हैं, और जो प्राइस है वो 30% कम है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।